दिस इज़ व्हाट, ठीक है। एनीवे चलें, इट्स अ गुड थिंग, अब कीप एन आई ऑन दैट। अब ये मेक श्योर है कि स्क्रीन शो हो रही है, क्योंकि इसके बॉर्डर तो नहीं नज़र आ रही मुझे, हो रही है। चले, सो एज आई सेड अगेन, हमने कहा जी कि हमें बनाना है चेकआउट का फॉर्म। तो चेकआउट फॉर्म बनाने के लिए हमें फॉर्म हैंडलिंग आनी चाहिए, फॉर्म इनपुट हैंडलिंग के जो भी यूज़र फॉर्म में यानी इनपुट फील्ड्स हों, इनपुट फील्ड में जो भी यूज़र जो चेंज करे, हम उनकी चेंजेस को ट्रैक करें और इनपुट बॉक्स की वैल्यू को ग्रैब करके किसी लोकल स्टेट में सेव करें और फिर उसके ऊपर कोई प्रोसेसिंग करें, ठीक है। यानी उसे सेव करें, कहीं API पे भेजें या कहीं भी भेजें, कुछ भी कर सकते हैं। सो फर्स्ट आई हैव टू डू दैट कि मुझे एक फॉर्म बनाना है, इनपुट फॉर्म बनाना है। तो पहले मैं चेकआउट फॉर्म के बजाय सिंपल सा फॉर्म बनाता हूँ जिसमें 2 इनपुट फील्ड्स बनाता हूँ और आपको ये बताता हूँ कि फॉर्म फील्ड्स काम कैसे करती हैं, फिर आगे चेकआउट फॉर्म बनाऊंगा, ठीक है। सो लेट्स गो टू दैट। मैं यहाँ पे जैसे अबाउट बना है ना, तो अबाउट के साथ ही एक इनपुट यानी एक छोटा सा फॉर्म बना लेता हूँ, काइंड ऑफ लाइक लॉगिन फॉर्म बना लेता हूँ फिलहाल, डमी लॉगिन फॉर्म, ठीक है। सो यहाँ पे मैं, बल्कि ये यूज़र का आइकन है तो इसके क्लिक पे लॉगिन पेज बना हुआ है, इसी के ऊपर आके फॉर्म बना लेता हूँ, ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे ये सारी चीज़ें ओपन करनी है बिकॉज आई हैव कंप्लीटेड ऑल दोज थिंग्स। तो मुझे जाना है यहाँ पे सोर्स में, पेजेस में और लॉगिन के पेज में। बिल्कुल फ्रेश पेज है, बिल्कुल न्यू पेज है, इसमें कोई किसी किस्म की कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। मैं चूँकि बूटस्ट्रैप यूज़ कर रहा हूँ तो डिज़ाइनिंग के लिए हम टाइम वेस्ट करने के बजाय बूटस्ट्रैप से बने बनाए फॉर्म्स, ये जो है इनपुट फील्ड्स वो कॉपी कर लेते हैं। सो लेट्स गो टू दी गेट बूटस्ट्रैप अगेन। यस, या ये इटसेल्फ एक कंपोनेंट है, यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्म बना देंगे। अब चाहे अलग से कंपोनेंट बना के यहाँ रेंडर कर दें, चाहे यहीं डायरेक्ट फॉर्म बना के उसके साथ काम कर लें। दोनों अप्रोचेस अवेलेबल हैं, दोनों ठीक हैं। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे बूटस्ट्रैप में आप जाएंगे ना, तो यहाँ फॉर्म्स का एक सेक्शन नज़र आएगा आपको, ठीक है। इस फॉर्म के सेक्शन में आप यहाँ लेआउट्स में आएंगे तो यहाँ 2 फॉर्म्स या 3 फॉर्म्स बने बनाए पड़े होते हैं। सो आई एम जस्ट गोइंग टू ग्रैब दैट वेरी क्विकली। सो मैं यहाँ पे जाऊँगा, ये साइन इन का फॉर्म बना पड़ा है, तो इसमें से एक्स्ट्रा चीज़ें रिमूव कर दूँगा। मैं सिर्फ क्या रखूँगा, ईमेल और पासवर्ड, बाकी चीज़ें रिमूव कर दूँगा। सो लेट्स ग्रैब दिस फ्रॉम हेयर और यहाँ पे जाके मैं लॉगिन पेज के एन नीचे उसको पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। सो नो, दिस इज़, वो कॉपी नहीं हुई करेक्टली, सो लेट्स कॉपी इट अगेन। इट्स नॉट कॉपिंग समहाउ। सो यहाँ से आप इसको मैनुअली ड्रैग करके यहाँ से पकड़ें, Ctrl+C से कॉपी करें और यहाँ पे आके Ctrl+V से पेस्ट कर दें। मेक श्योर करें कोई अनपेयर्ड टैग ना हो। ये एरर किस वजह से आता है, JSX में अनपेयर्ड टैग अलाउ नहीं है। तो आप क्या करें, सिंपल जितने भी इनपुट हैं या पहले तो आप सिंपल पहले 2 इनपुट रहने दें, बाकी सारों को हटा दें। तो ये मुझे एक ईमेल का चाहिए और एक क्या चाहिए, पासवर्ड का चाहिए। सो नाउ लेट्स रिमूव ऑल दी रिमेनिंग। सिर्फ लास्ट में आपने सबमिट का बटन छोड़ देना है, बाकी सारी चीज़ों को डिलीट कर देना है और फिर इनपुट को आपने यहाँ क्लोजिंग टैग भी दे देना है। दैट्स इट। और इसको फॉर्मेट भी कर लेना है, यानी जो भी ये लाइन में शो नहीं हो रहा है इसको जस्ट 2-3 दफ़ा टैब प्रेस करें और दैट्स इट, ठीक है। अब आपका ये बन चुका है। अब क्लास को नेम चेंज करके क्लास नेम दें, लेकिन पहले हम ये देखते हैं कि मेरे आउटपुट में 2 यानी लॉगिन पेज आ चुका है, एक ईमेल का और एक पासवर्ड का, ठीक है। ये दोनों 6-6 पे हैं, तो हम इन्हें दोनों 12-12 पे करते हैं ताकि हमें फुल स्क्रीन पे शो हो या डिफरेंट लाइंस में शो हो। सो ये आ गया हमारे पास ईमेल और यह आ गया पासवर्ड। और ये हमारे पास चूँकि फुल विड्थ हैं तो हम इसे W50 कर देते हैं ताकि ये हमारे पास ये इतना से हों ताकि जो डिसेंट लगे। अब इसकी बाकी डेकोरेशन वगैरह भी कर सकते हैं बहुत सारी, लेकिन हम उस डेकोरेशन पे अभी नहीं जाएंगे। मैं यहाँ पे सिर्फ एक करता हूँ कि मार्जिन टॉप से दे दे काइंड ऑफ लाइक 4 पिक्सल्स, ताकि ये हेडिंग से थोड़ा सा डिफरेंट हो जाए, ठीक है। सिंपल एक यूज़र के लिए ईमेल, एक ईमेल के लिए इनपुट बॉक्स और एक या इनपुट फील्ड और एक पासवर्ड के लिए। अब आप इनको यहाँ से जाके चेंज कर लें, लेबल्स भी जस्ट एहतियातन कि वो वार्निंग शार्निंग दे, और इसको भी जाके चेंज करके यहाँ पे दे दें लाइक व्हाट PASSWORD। अच्छा, याद रखें कि कोई भी ऐसा कीवर्ड जो जावास्क्रिप्ट में बतौर कीवर्ड अवेलेबल है, यानी जावास्क्रिप्ट में जिस वर्ड का पहले से कोई मतलब डिफाइंड है, वो वर्ड आप दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। जैसे क्लास, तो क्लास का वर्ड जावास्क्रिप्ट में किसी और काम के लिए मखसूस है। वैसे ही है फॉर, तो जब भी आप लेबल लगाए ना, तो फॉर का वर्ड भी जावास्क्रिप्ट में किसी और पर्पज़ के लिए अवेलेबल है। फॉर लूप है बेसिकली, तो आप वो फॉर भी नहीं लिख सकते। तो जब भी आप लेबल लगाएंगे तो फॉर को किस में कन्वर्ट करेंगे, HTML फॉर। गॉट इट। तो JSX में ये चीज़ें कुछ कन्वेंशन है जो आपको याद करनी है कि आप कोई भी ऐसा वर्ड जो जावास्क्रिप्ट में पहले से रिजर्व्ड है किसी काम के लिए, उसको दोबारा यूज नहीं। अब अगर मैं दूंगा तो 2 वार्निंग्स देगा, एक तो क्लास की वार्निंग देगा, दूसरी फॉर की वार्निंग देगा, ठीक है। सो मैं दोनों को पहले ही रिप्लेस कर देता हूँ। यहाँ पे कहता हूँ जितनी भी क्लास है
उसको रिप्लेस कर दे किसके साथ जी, ये बेटा मैं कंट्रोल F से फाइंड करता हूँ, आई रिपीट कंट्रोल F से फाइंड करता हूँ, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये सिर्फ फाइंड वाला बॉक्स होता है, इसके पीछे ये एरो ऐसे क्लिक करें तो फाइंड एंड रिप्लेस वाली फंक्शनलिटी आ जाती है, ठीक है। सो मैंने क्लास को क्लास नेम से रिप्लेस कर दिया, ये हो गया डन। दोबारा मैं कंट्रोल F करता हूँ और अब मैं करता हूँ फॉर, जितने भी फॉर और इक्वल हैं उनको रिप्लेस कर दे किसके साथ, HTML फॉर इक्वल के साथ, और ये दो ही अकरेंसेज हैं तो दो ही अकरेंसेज यहाँ से क्लियर हो गई हैं। अब यहाँ पे जाके आपने मेक श्योर करना है कि यू डोंट हैव एनी वार्निंग इन द कंसोल। अब भी ये वार्निंग आ रही है, वो पुरानी थी, ठीक है, जब मैंने रिफ़्रेश किया तो वो वार्निंग जो है वो दैट इज़ गॉन। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ये हमारे पास बिल्कुल सिंपल HTML का फॉर्म है। HTML फॉर्म का मतलब है कि जब भी आपको इनपुट फील्ड्स देनी होती हैं तो आपको पता है फॉर्म के टैग के अंदर रैप करते हैं, ये मस्ट है, फॉर्म के अंदर क्या करते हैं, रैप करते हैं। तो अब इस फॉर्म के डेटा को रिएक्ट में हैंडल करने के 2-3 तरीके अवेलेबल हैं। हम वन बाय वन हम 2 तरीके पढ़ेंगे या 3 तरीके पढ़ेंगे, ठीक है। फॉर्म हैंडलिंग के 3 तरीके पढ़ेंगे, तीनों बहुत सिंपल हैं अगर आपको सिर्फ स्टेट का कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि जितनी भी फॉर्म की फील्ड्स है ना, हमें उतनी स्टेट्स चाहिए होती हैं, क्योंकि देखें हमने यूज़र जो भी वैल्यू इस इनपुट फील्ड में यानी ईमेल की जो भी वैल्यू देगा हमें वो किसी वेरिएबल यानी स्टेट में स्टोर करनी है। फिर यूज़र पासवर्ड में जो वैल्यू देगा या एंटर करेगा हमें वो भी किसी स्टेट में सेव करनी है। तो 2 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1 ये है कि हम 2 स्टेट्स बना लें, कॉन्स्ट स्टेट, और शुरू में इनको क्या वैल्यू दे दें, एम्प्टी स्ट्रिंग। और पहली स्टेट किसके लिए बनाऊं, ईमेल के लिए, सेट ईमेल के लिए। ये याद रखिएगा कि जितनी भी फॉर्म की इनपुट फील्ड्स होंगी आपको उतनी स्टेट्स चाहिए होंगी, ठीक है। तो मेरे पास 2 फील्ड्स हैं, 10 फील्ड्स हैं तो कितनी चाहिए होंगी, 10, 20 होंगी तो कितनी चाहिए होंगी, 20, ठीक है। जितनी फॉर्म की फील्ड्स उतनी फॉर्म की स्टेट्स। तो यहाँ पे मुझे दूसरी स्टेट किसके लिए चाहिए, पासवर्ड और सेट पासवर्ड, और ये। अब स्टेप नंबर 1 ये है कि आपने स्टेट को इनिशियलाइज करना है। स्टेट इनिशियलाइज का मतलब ये है कि अगेन जितनी फॉर्म्स की फील्ड्स हैं उतनी स्टेट्स बनाएं और उनको इनिशियल वैल्यू दे दें। ऑब्वियसली इनिशियली कोई वैल्यू नहीं होगी तो हमने क्या दे दिया उसे, एम्प्टी स्ट्रिंग। दिस इज़ वन वे। लेकिन आप अज्यूम करें कि छोटे मोटे फॉर्म के लिए तो ये ठीक है, लेकिन अगर आपके पास 10 फॉर्म की फील्ड्स हों तो 10 स्टेट्स उनको ट्रैक करना या उनको हैंडल करना कंपैरेटिवली क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो यही काम करने का एक आसान तरीका ये है कि आप एक ही स्टेट बनाएं, एक ही स्टेट बनाएं, और मैं उसे कह देता हूं जी कि मिसाल के तौर पे कॉन्स्ट, ये जो लॉगिन करेगा ये कौन होगा, कोई यूज़र होगा ना। तो मैं इसे कहूँ जी कि एक स्टेट बनाओ और उसे कहो यूज़ स्टेट और एम्प्टी दे दो इसे एक ऑब्जेक्ट, और इसे बोल दो यूज़र सेट यूज़र। अब मैंने इनिशियली क्या दिया, एक ऑब्जेक्ट, और इस ऑब्जेक्ट में क्या होगा, ईमेल की फील्ड एम्प्टी और पासवर्ड की फील्ड भी एम्प्टी। अब मुझे बताएं कि मेरे पास 10 फील्ड्स भी हों तो वो 10 की 10 फील्ड्स कितने वेरिएबल से मैनेज होंगी, एक ही फील्ड से मैनेज होंगी, विच इज़ यूज़र। अब जब मैं साइन अप का फॉर्म बनाऊंगा तो क्या होगा, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड, रिपीट पासवर्ड, इमेज, अवतार जो अपलोड करता है यूज़र अपनी डीपी के तौर पे, फिर एड्रेस हो गया, फ़ोन नंबर हो गया, कॉन्टैक्ट, ये कितनी फील्ड्स हो जाती हैं, बहुत सारी फील्ड्स हो जाती हैं। तो उन सारी फील्ड्स का एक तरीका तो ये कि सबकी अलग अलग स्टेट बना दें, तो फिर हर एक स्टेट का अलग अलग नाम याद रखना पड़ेगा। तो हमने क्या कहा है, जब ज़ाहिर है जब ज़्यादा कॉम्प्लेक्स डेटा हो या ज़्यादा नंबर ऑफ़ फील्ड्स हों तो बेहतर यह है कि आप उनको किस में रख लें, एक ऑब्जेक्ट में रख लें। उसका फ़ायदा ये होगा कि आपकी पूरा का पूरा फॉर्म एक ऑब्जेक्ट से रिप्रेजेंट होगा। इस केस में मेरे फॉर्म में कितनी फील्ड्स हैं, सिर्फ 2, वो किससे कंट्रोल होंगी, सिर्फ यूज़र के ऑब्जेक्ट से। और अंदर आगे तरीका ये भी बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन हम ज़रा ज़्यादा अच्छा ऑप्टिमम तरीका यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। सो आई विल यूज़ दिस वन। तो फॉर्म हैंडलिंग के लिए स्टेप नंबर 1 क्या है, इनिशियलाइज द स्टेट, इनिशियलाइज द, और स्टेट इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या है कि जितनी भी इनपुट वैल्यूज़ आपने स्टोर करनी है उनके लिए स्टेट बना के खाली रख लें। अब आगे जाएं, और आगे जाने के बाद
हमने बेसिकली क्या करना है इस इनपुट फील्ड में। अच्छा एक और बात रिएक्ट में याद रखिएगा, जब भी रिएक्ट में कोई इनपुट फील्ड बनाएं तो रिएक्ट में मस्ट है कि उस इनपुट को आप ऑन चेंज का इवेंट हैंडल करें। क्या करें? उसके साथ ऑन चेंज का इवेंट। ऑन चेंज का मतलब क्या है कि जब भी मैं यहाँ पे कोई चेंज करूँगा ना, अभी देखिएगा ये मुझे क्या एरर दे रहा है, लेट्स सी। अच्छा, यूज स्टेट इज नॉट डिफाइंड, सो लेट मी डिफाइन द यूज स्टेट फर्स्ट। सो अब ये मुझे बता रहा है जी कि ओके यूज स्टेट भी हो गया, और मैं अगर थोड़ी देर के लिए इसको हटा दूं और यहाँ पे आ जाऊँ, एंड नाउ इट्स फाइन, नो एरर्स, ठीक है। तो अब ये मस्ट है कि जब भी मुझे इनपुट फील्ड रिएक्ट में यूज़ करनी है तो इनपुट के साथ मुझे दो चीज़ें ज़रूर देनी है इनपुट के लिए। एक ऑन चेंज। ऑन चेंज का मतलब क्या है? असल में मेरा मकसद क्या है कि जब भी यूज़र ईमेल के इनपुट फील्ड में कोई वैल्यू डाले तो मैं उस वैल्यू को ग्रैब करके कहाँ डाल दूँ? लोकल स्टेट में, और लोकल स्टेट की ऑब्जेक्ट की ईमेल की फील्ड में। तो वो मैं कैसे करूँगा? वो वैल्यू ट्रैक करूँगा किसके साथ? ऑन चेंज इवेंट से। तो मैं इस ऑन चेंज इवेंट में एक चीज़ लिख देता हूँ, एंड दैट इज़ HANDLE, हैंडल, CHANGE। प्रीटी मच लाइक ऑन क्लिक, जैसे ऑन क्लिक करता था आगे क्या दे देता था? एक फंक्शन दे देता था, ठीक है। सो मैं इस फंक्शन को डिफाइन भी करूँगा, ज़ाहिर डिफाइन नहीं करूँगा तो एरर देगा। तो मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ? कॉन्स्ट, और कॉन्स्ट में मैं कहता हूँ जी दिस वन एंड दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन, दैट्स इट। एक मिनट मुझे देंगे प्लीज़। ये पॉज हो जाती है रिकॉर्डिंग? पॉज करूँ तो यहीं से स्टार्ट होगी ना। तो अब मैंने सिंपल जैसे ऑन क्लिक किया था, ऑन क्लिक करने पे यानी उस वक्त क्या होता था? बटन के क्लिक करने पे ये इवेंट फायर होता था, यानी ये फंक्शन ट्रिगर होता था, ठीक है। अब ये क्लिक करने पे नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? चेंज भी होगा। यानी उस इनपुट बॉक्स में कोई भी चेंज करेंगे, आप कुछ भी लिखेंगे, कुछ भी मिटाएंगे, कोई भी चेंज डिटेक्ट करेगा ना वो इनपुट बॉक्स, तो ये फंक्शन कॉल कर देगा। लेट्स ट्राई इट। मैं इसे यहाँ पे देता हूँ जी लॉग, और लॉग करके मैं कहता हूँ जी कि हेलो। नाउ इफ़ आई कम बैक एंड इफ आई सी ऑन द आउटपुट, तो अब ये क्लिक नहीं होगा, बल्कि ये क्या करेगा? चेंज को डिटेक्ट करेगा। यानी यहाँ मैंने क्लिक किया, अभी कोई चेंज किया नहीं है। जो ही मैंने कोई भी की प्रेस की तो यहाँ पे क्या आ गया? हेलो आ गया। जो ही मैं जितना काम करता जाऊँगा, कैन यू सी दिस? हर चेंज पे ये फंक्शन ट्रिगर हो रहा है। एंड इफ आई कीप ऑन रिमूविंग दैट, कैन यू सी दैट फंक्शन इज गेटिंग ट्रिगर्ड। 34 दफ़ा ये फंक्शन कॉल हुआ है। इसका मतलब है मैंने 34 कैरेक्टर्स लिखे और 34 मिटाए। तो मिटाऊँ या लिखूँ, कोई भी चेंज करूँ, तो कौन सा हैंडलर ट्रिगर होगा? ऑन चेंज का। और ऑन चेंज के हैंडलर के आगे मैंने एक फंक्शन लिखा हुआ है कि यार जब भी चेंज हो तो ये फंक्शन कॉल कर दो। वो फंक्शन कॉल हुआ तो उसके अंदर मैंने क्या लिखा हुआ है? कंसोल कर दिया। क्लियर होगी ये बात? अब अगली बात सुने, यही काम मुझे इसके साथ भी करना है कि मैंने यही ऑन चेंज उठाना है। अच्छा, ये ऑन चेंज है जी, ऑन चेंज ईमेल, गॉट इट। तो यहाँ पे क्या लिखूँगा नीचे? इसको भी पहले चेंज कर दें, ऑन चेंज ईमेल। तो यहाँ से मैं इसे कॉपी करता हूँ और इसे मैं इस इनपुट के साथ यहाँ आके पेस्ट कर देता हूँ, और इसे क्या करता हूँ? ऑन चेंज पासवर्ड। और यह जाहिर है ये फंक्शन भी डिफाइन करूँगा एज इट इज़, जैसे ये डिफाइन किए। दैट्स अ गुड क्वेश्चन। अल्टीमेटली नहीं, हम इसका भी बेटर वर्जन पढ़ेंगे। यानी हम एक ही हैंडल चेंज लिखेंगे और वो सारों के लिए एडजस्ट हो जाएगा। इतना डायनामिक या जनरल फंक्शन लिखेंगे। इस तरह तो बहुत ज़्यादा मैसअप क्रिएट हो जाएगा ना। अगर हमारे पास 20 इनपुट फील्ड्स हैं तो हमने कितने चेंज हैंडलर लिखने हैं? 20 चेंज हैंडलर लिखने हैं। तो 20 हैंडलर लिखने का मतलब हमारा कंपोनेंट कितना ग्रो कर जाएगा? दैट विल बी अ मेसी। आगे हैं बाकी स्टूडेंट्स आपकी? थोड़ी देर फिर वेट करते हैं जब तक वो आते हैं, ठीक है। तो दैट विल बिकम अ मेसी थिंग। तो नहीं, ऐसा नहीं करेंगे अल्टीमेटली, लेकिन अभी चूँकि हम स्टार्ट में हैं तो मैं मैनुअली अलग अलग कर रहा हूँ। अब थोड़ी देर बाद इसको मिटा के मैं जनरल तरीका बताऊँगा। अच्छा, अब मैं इसको करूँगा तो ये कहेगा जी हेलो ईमेल चेंज, और इसको करूँगा तो क्या कहेगा? हेलो पासवर्ड, गॉट इट। सो अच्छा, अब मैं करूँगा चेंज ईमेल के साथ, तो ईमेल वाला हैंडलर ट्रिगर होगा। हैंडलर में किसको बोल रहा हूँ पता है?
जो हैंडल चेंज ईमेल लिखा हुआ है, यानी एक फंक्शन है जो चूंकि एन चेंज के साथ लिखा है तो मैं उसे क्या बोल रहा हूँ, क्लिक का जो फंक्शन होगा उसे क्या बोलता हूँ, क्लिक हैंडलर। चेंज का जो फंक्शन है उसे क्या बोलता हूँ, चेंज हैंडलर। इट्स जस्ट अ नेम, नथिंग एल्स, ठीक है। तो अब मैं ईमेल पे क्लिक करूंगा तो कौन सा हैंडलर ट्रिगर होगा, ईमेल वाला। और पासवर्ड के साथ इंटरेक्ट करूंगा तो कौन सा हैंडलर ट्रिगर होगा, पासवर्ड के साथ, पासवर्ड वाला, ठीक है। नाउ दिस इज समथिंग दैट आई गॉट द चेंज, आई गॉट द चेंज डिटेक्टेड। अब मैं ये करूंगा, अच्छा याद रखिएगा कि जब भी कोई हैंडलर आप लिखते हैं, ये हैंडलर इस तरह का हैंडलर फंक्शन जावास्क्रिप्ट में ये बिल्ट इन फीचर है, इसका रिएक्ट से कोई ताल्लुक नहीं है। चूंकि रिएक्ट भी जावास्क्रिप्ट ही अल्टीमेटली, तो जो जावास्क्रिप्ट में चीज़ें अवेलेबल हैं वो रिएक्ट में भी अवेलेबल हैं ऑटोमेटिकली। तो ये जावास्क्रिप्ट का फीचर है कि जब भी कोई चेंज अकर, यानी जब भी कोई हैंडलर कॉल होता है तो जावास्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली एक सिंथेटिक इवेंट ऑब्जेक्ट फायर करता है। मुश्किल सा नाम ले लिया मैंने, सिंथेटिक इवेंट ऑब्जेक्ट। नाम को छोड़ें फिलहाल, काम को देखें कि जब भी कोई इवेंट हैंडलर लिखेंगे आप, ये इवेंट हैंडलर एक ऑब्जेक्ट रिसीव करेगा। क्या रिसीव करेगा, एक ऑब्जेक्ट रिसीव करेगा। ये ऑब्जेक्ट कौन पास करेगा, जो भी आप इवेंट की टाइप, यानी ऑन क्लिक लिखेंगे वो भी यही काम करेगा, ऑन चेंज लिखेंगे वो यही काम करेगा, फ्यूचर में फॉर्म पे ऑन सबमिट लगाएंगे वो भी क्या करेगा, एक इवेंट देगा आपको, एक इवेंट का ऑब्जेक्ट देगा। क्या देगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि वो एक इवेंट का ऑब्जेक्ट है क्या। आपको सिर्फ ये देखना है कि जो जहां आप हैंडलर लिखेंगे ना, यानी उस इवेंट को हैंडल करेंगे, वहां आपने वो ऑब्जेक्ट रिसीव करना है बस। ये ऑब्जेक्ट थ्रो कौन करेगा, जावास्क्रिप्ट खुद। आपने सिर्फ उसे फंक्शन को डिफाइन करते वक्त एज एन आर्ग्यूमेंट रिसीव करना होगा, और इस ऑब्जेक्ट का नाम है सिंथेटिक इवेंट ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट आपको अकर होने वाले इवेंट की सारी इंफॉर्मेशन देता है। कौन सा इवेंट अकर हुआ है, किस एलिमेंट के इंटरेक्शन पे ये इवेंट अकर हुआ है, वगैरह वगैरह, बहुत सारी डिटेल देता है। कैसे, जरा आप देखिएगा। मैं इसको किधर गया, वो दूसरा फंक्शन मैंने हटा क्यों दिया, चले। तो मैंने यहाँ पे लिखा ई, और मैं इसके अंदर आके हेलो ईमेल, और हेलो ईमेल के साथ लिखता हूँ एक सिंपली ये ई। मैं ये देखना चाहता हूँ कि जो जावास्क्रिप्ट ने चेंज मतलब चेंज हैंडलर के केस में जो इवेंट फायर किया, वो जो सिंथेटिक इवेंट ऑब्जेक्ट फायर किया, वो मुझे कैसा लगे, उसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, कौन सी मालूमात है उसमें। तो मैंने यहाँ लॉग कर दिया, और अब मैं दोबारा यहाँ पे जाऊँगा, रिफ्रेश करूँगा, मेरा कंसोल बिल्कुल खाली है। यहाँ जाके मैं कोई एक चेंज करूँगा। कैन यू सी दिस, दिस इज कॉल्ड सिंथेटिक बेस्ड इवेंट, और स्टार्टिंग फ्रॉम करली ब्रैकेट एंड एंडिंग एट करली ब्रैकेट। तो क्या है, ऑब्जेक्ट है ना। ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होता है, की वैल्यू पेयर में चीज़ें पड़ी होती हैं। आप इसको एक्सपैंड करें एंड दिस विल गिव यू अ लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन। मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन is not directly understandable by you right at this particular stage, so we are not concerned with all the details. We are concerned with only one thing, and that is target. यानी E ऑब्जेक्ट था, E के अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, हम फिलहाल किस प्रॉपर्टी के साथ कंसर्न है, टारगेट के साथ कंसर्न है। और मैं यहां पे जाके लिखता हूं E डॉट टारगेट। अब मैं पूरे ऑब्जेक्ट को नहीं प्रिंट कर रहा, बल्कि उस ऑब्जेक्ट की एक प्रॉपर्टी को प्रिंट कर रहा हूं। लेट्स सी, मैंने यहाँ पे ई लिखा। कैन यू सी दिस, व्हाट इज इट, इनपुट क्लास फॉर्म कंट्रोल आईडी ईमेल टाइप ईमेल, और ये कुछ उसकी अपनी आईडी वगैरह यूनिक, उसको छोड़ दें। सो कैन यू सी कि मैं जिस इनपुट में चेंज कर रहा हूं, मुझे वही इनपुट एलिमेंट कहां डाल के दे रहा है, वो टारगेट के अंदर। यानी उसी इनपुट को मुझे एक्सेस करना है, तो कहां से एक्सेस कर सकता हूं, टारगेट के अंदर। तो E डॉट टारगेट। अच्छा, मुझे टारगेट से भी कोई गर्ज नहीं है, मुझे गर्ज है तो टारगेट के अंदर आने वाली वैल्यू से। मुझे गर्ज है तो टारगेट के अंदर आने वाली कौन सी वैल्यू से, जो वैल्यू यूजर एंटर करता है। मुझे क्या चाहिए, E, और इस केस में मुझे क्या चाहिए, ये सारी वैल्यू। गॉट इट। सो व्हाट आई विल डू इज वंस अगेन रिफ्रेश इट टू मेक इट एम्प्टी, एंड यहां पे लिखें E डॉट टारगेट डॉट VALUE वैल्यू। अब मुझे क्या मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ यूजर जहां जो कुछ टाइप करेगा वो मिल रहा होगा इसे। सॉरी, नेटिव से मुराद बिल्कुल आ रही होगी, मैंने कोई इनकार नहीं किया, लेकिन मैंने सिर्फ आपको क्या पढ़ाया है, एक प्रॉपर्टी।
जब हम बाकियों के अंदर डीप डाइव करेंगे तो माइट बी वी गेट टू नो एंड वी एक्चुअली टॉक अबाउट इन डिटेल व्हाट द अदर फील्ड्स आर डूइंग. ठीक है, तो आई एम नॉट डिनाइंग कि नहीं आ रही होगी, बट वी नीड व्हाट, टारगेट डॉट वैल्यू फॉर अ रीज़न. तो जब भी आपने फॉर्म हैंडल करना है, फॉर्म हैंडलिंग में जी आ जाएं, तशरीफ़ लें. शुक्रिया, आप तशरीफ़ ले आए, आपकी बड़ी नवाजिश है हम पे. तो जब भी हमने फॉर्म हैंडलिंग करनी है तो पहली चीज़, इनपुट फील्ड्स जितनी हैं हर एक में एक चेंज हैंडलर लगाना है. उस हैंडलर के अगेंस्ट वो हैंडलर का फंक्शन लिखना है. वहाँ पे हमें सिंथेटिक बेस इवेंट ऑब्जेक्ट मिलेगा. उस ऑब्जेक्ट के अंदर से हमने टारगेट, और टारगेट के अंदर से हमने वैल्यू निकालनी है. निकल गई वैल्यू. अब हमने इस वैल्यू को सेट करना है कहाँ पे, स्टेट में. कहाँ सेट करना है, स्टेट में. तो ये वैल्यू किस फॉर्म में है, स्ट्रिंग की फॉर्म में है, ऐसे ही है या नहीं. दोबारा देख लें, शक है आपको इसलिए होली बोल रहे हैं, ज़रा ऊंचा नहीं बोल रहे. मैं यहाँ पे लिखता हूँ दिस. ये वैल्यू किस फॉर्म में है, स्ट्रिंग के फॉर्मेट में. तो मुझे ये वैल्यू किस में स्टोर करनी है, यूज़र की ईमेल वाली फील्ड में. यूज़र एक ऑब्जेक्ट है, तो इसका मतलब है कि मैं क्या यहाँ पे ये कर सकता हूँ, सेट यूज़र, और उसके अंदर मैं रख दूँ ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू. क्या ये ठीक होगा, जल्दी से बोलेंगे, मेरा टाइम क्लोज हो रहा है. क्या ये ठीक है. मैं यही चाह रहा हूँ ना कि मैंने इनपुट फील्ड में आने वाली जो यूज़र ने वैल्यू दी उसको ग्रैब करूँ और कहाँ डाल दूँ, अपनी यूज़र की स्टेट में. इज़ दिस अ गुड वे, आई मीन इज़ दिस अ करेक्ट वे टू डू दैट. क्योंकि मुझे स्टेट अपडेट करनी होती है सेटर फंक्शन के साथ, तो स्टेट तो सेटर फंक्शन के साथ अपडेट कर रहा हूँ. ठीक है, कोई गलती इसमें है तो बता दें. यस, तो क्या हो गया, आपसे पूछ रहा हूँ और आप मुझसे पूछ रहे हैं. यही सवाल तो आपसे कर रहा हूँ मैं. सेम ही है. स्ट्रिंग के बच्चे यूज़र की डेटा टाइप ऑब्जेक्ट है, और जो अपडेट कर रहे हैं वो क्या है, स्ट्रिंग है. तो स्ट्रिंग को ऑब्जेक्ट, स्ट्रिंग जब अपडेट करूँगा तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, म्यूटेट हो जाएगा ना, उसकी शेप ही बदल जाएगी. शेप बदल जाएगी तो मुझे एरर देना शुरू कर दे. तो क्या हल है, हमेशा से जो करते आए हैं, सबसे पहले उस ऑब्जेक्ट को डीस्ट्रक्चर करके उसकी एग्जिस्टिंग स्टेट को बहाल रखना है, प्रिजर्व करना है प्रीवियस स्टेट को. तो कैसे करूँगा भाई, इसको तो मैं कट करके रख लेता हूँ, और अपडेट करते वक्त क्या दूंगा, एक ऑब्जेक्ट. और प्रिजर्व क्या करूँगा, पहले से जो यूज़र पड़ा हुआ है उसे पड़ा रहने दो, और उसके अंदर जो ईमेल की फील्ड है उसको अपडेट करके उसकी नई वैल्यू दे दो. ये डीस्ट्रक्चरिंग पढ़ाते वक्त कहा था कि ये बहुत काम आएगी, ये हर जगह आपका दिमाग ख़राब करेगी, लिहाजा इसके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लें, उसको समझ लें. ये समझ आ गई बात ना, कि मैंने डीस्ट्रक्चरिंग क्यों की. क्योंकि अगर मैं स्ट्रिंग से अपडेट कर देता तो वो पूरे ऑब्जेक्ट को क्या कर देता, म्यूटेट कर देता. और म्यूटेट का मतलब क्या, डी शेप कर देता. तो मुझे क्या करना था, अपडेशन के वक्त भी क्या देना था, ऑब्जेक्ट देना था. दैट्स व्हाई आई यूज्ड करली ब्रैकेट. जब मैंने ऑब्जेक्ट दिया तो मुझे कहा यार कि जो उसकी एग्जिस्टिंग स्टेट है वो एज इट इज रहे, और साथ में सिर्फ ईमेल की फील्ड को जाके छेड़े और ईमेल की वैल्यू को अपडेट कर दे. समझ आ गई बात. अब अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ और सेम काम ईमेल के साथ भी करूँगा, तो मैं यहाँ पे, ये ऑलरेडी हो रहा है, ये भी एक सिंथेटिक इवेंट ऑब्जेक्ट फायर करेगा, ये भी मुझे ई देगा, और इसके अंदर भी मैं क्या करूँगा, सेट यूज़र, और सेट यूज़र में क्या करूँगा, अगेन दिस यूज़र, और यहाँ पे क्या करूँगा, पासवर्ड की फील्ड को अपडेट करूँगा. ऊपर क्या किया था, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू किसको दी थी, यहाँ पे ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू किसको दे रहा हूँ, पासवर्ड को. ठीक, दैट्स इट, बस फिनिश, फॉर्म हैंडलिंग कंप्लीट. क्लियर है ना. अब हैं, अब क्यों कुछ भी नहीं होगा. अब होगा ये कि मैंने कंसोल हटा दिया, यहाँ कुछ नहीं आएगा, लेकिन मैं जो चीज़ भी दी, ईमेल दिया और जो भी पासवर्ड दिया, ये ईमेल वाली स्टेट में सेव हो चुका होगा, और पासवर्ड वाली स्टेट पे सेव हो चुका होगा. अब आगे क्या करना है, सबमिट के बटन के क्लिक करके सबमिट का एक हैंडलर बनाना है और उसके आगे को लॉजिक परफॉर्म करनी है. लेकिन इस बात का क्या सबूत है कि वो स्टेट में सेव हो चुके हैं, तो सबूत भी तो चाहिए ना. तो मैं यहाँ टेम्पररीली प्रिंट करके दिखाता हूँ आपको. यानी जो इनपुट है ना, इसके नीचे आता हूँ, वैसे एक छोटा सा पैराग्राफ बनाता हूँ, और इसके अंदर मैं कहता हूँ जी कि यूज़र डॉट ईमेल,
जो ईमेल में वैल्यू सेव हुई होगी इस केस में वो इधर ही गई होगी ना, यूज़र डॉट ईमेल, और यही चीज़ मैं यहाँ करके दिखाता हूँ आपको, पासवर्ड इज़ गन बी यूज़र डॉट पासवर्ड। नाउ इफ आई कम बैक एंड इफ आई क्लिक ऑन दैट, ये इंडिकेशन के सेव हुई है या नहीं हुई, नीचे देख रहे हैं, तो ये नीचे प्रिंट साथ ही कैसे हो रही है, क्योंकि वो पहले कहाँ जा रही है, स्टेट में, लोकल स्टेट में सेव हो रही है, और लोकल स्टेट से नीचे रिफ्लेक्ट हो रही है। इसी तरह यहाँ पे जाएं, दिस इज द इंडिकेशन दैट आई हैव हैंडल्ड द फॉर्म करेक्टली। तो वेन एवर आई गिव इनपुट, क्लियर, पक्का पक्का ना, चले। अब एक और चीज़ बिफोर एक्चुअली आई क्लोज दिस, कि जब भी आप इनपुट फील्ड्स दें पूरे फॉर्म में, तो हर इनपुट फील्ड को एक नाम दे दें। क्या दे दें? एक नाम दे दें। और नाम क्या, जैसे आईडी दी हुई है वैसे आप यहाँ पे लिखें नेम इक्वल्स टू ईमेल, आईडी भी ईमेल दे दें, डजंट मैटर एट ऑल। और यहाँ भी क्या दे दें, नेम इक्वल्स टू व्हाट, पासवर्ड। ये अपनी आदत बना लें कि जब भी इनपुट फील्ड्स लिखें, हर इनपुट फील्ड की आईडी भी हो, नाम भी हो, चेंज हैंडलर भी हो, और आखिरी चीज़ वैल्यू भी हो। ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। क्या? वैल्यू भी हो, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, बेसिकली यूज़र डॉट ईमेल। लेकिन अभी मुझे वैल्यू चाहिए नहीं, जब चाहिए होगी तो मैं यहाँ पे लगा लूँगा नेम वैल्यू ऑन चेंज। जब भी फॉर्म बनाएं उस फॉर्म की यानी इनपुट फील्ड में ये तीन प्रॉपर्टीज़ लाजमी होनी चाहिए, ऑन चेंज, वैल्यू और नेम। क्लियर? अब ज़रा गौर से देखिएगा आखिरी बात, ये वैसे आखिरी बात ये उसी की कंटिन्यूएशन है। अगर मैं यहाँ पे जाके लिखूँ लॉग में ई डॉट टारगेट, ठीक है, तो मैं जाके यहाँ पे कुछ लिखना चाहता हूँ, और ये मैं यहाँ पे जाके करना चाहता हूँ, मिसाल के तौर पे मैंने ये लिखा, तो ये विद नेम आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ई डॉट, सिर्फ मुझे अब बेसिकली क्या चाहिए, उस इनपुट फील्ड का नेम एक्सेस करना है। क्यों एक्सेस करना है, उसकी एक रीज़न है। तो हम यहाँ पे जाके दोबारा चेंज करता हूँ और मैं देखता हूँ मुझे नेम कहीं यहाँ पे इसके अंदर मिल रहा है या नहीं मिल रहा। सो डू हेल्प मी इफ़ यू फाइंड इट एनीवेयर। तो दैट्स लाइक काइंड ऑफ बबल्स, कैंसिलेबल, करंट टारगेट, डिफ़ॉल्ट वैल्यू, इवेंट फेज, इफ ट्रस्टेड इज़ नेटिव, इसमें कह रहे थे ना आप नेटिव इवेंट में, हाँ यस यू कैन डू दैट। एंड कहीं नेम नज़र आ रहा है आपको तो मुझे बताइएगा, नेम 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 नज़र नहीं आ रहा ना, सिवाय इसके कि हमें यहाँ पे इसके अंदर ही नज़र आ रहा है, बट दैट्स व्हाट। तो हमें बेसिकली ये नेम चाहिए होगा प्रॉपर, वो जो आपने कहा था ना हर एक के लिए अलग चेंज हैंडलर लिखना है। तो अगर हम ये नेम यहाँ से गेट करेंगे ना, प्रोबेबली कल करेंगे, तो नेम की वजह से हमें हर एक इनपुट फील्ड के लिए अलग चेंज हैंडलर नहीं लिखना पड़ेगा। हम एक ही चेंज हैंडलर को जितनी मर्जी फील्ड्स के लिए रीयूज़ कर सकते हैं। एंड दैट्स व्हाट वी विल बी स्टार्टिंग इट फ्रॉम टुमारो। बट आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फॉर्म के साथ आप बहुत ज़्यादा खेलेंगे, प्ले अराउंड करेंगे। खासतौर पे जब हम एडमिन साइड बनाएंगे तो क्रिएट प्रोडक्ट, अपडेट प्रोडक्ट, डिलीट प्रोडक्ट, क्रिएट कैटेगरीज, अपलोड इमेज, ये सारा काम किसके साथ कर रहे होंगे आप? फॉर्म के साथ कर रहे होंगे। तो फॉर्म को हैंडल करने के 3 तरीक़ों में से पहला तरीका, वो भी आधा आज हो गया है, तो आधा इसको कल कंप्लीट करेंगे और फिर बाकी 2 तरीके इससे ज़्यादा सिंपल हैं। ये मैनुअल तरीका मुश्किल है थोड़ा, हालांकि मैंने इसको कोशिश की है कि बहुत ज़्यादा आम फहम में अंदाज में समझाऊँ, तो ये मुश्किल तो नहीं होना चाहिए आपके लिए। ये समझ गए तो इससे दूसरा वाला तरीका तो इससे भी सिंपल है। और फिर तीसरे तरीके में एक लाइब्रेरी यूज़ करेंगे जिसमें सब कुछ ऑटोमेटिकली हुआ पड़ा है, तो आपको कुछ ये भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट वो समझ तब आएगा जब आपको पहले ये समझ आएगा कि फॉर्म वर्किंग कैसे करते हैं इंटरनली, ठीक है। सो अगर यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछ लें, और अगर नहीं है तो इंशाल्लाह वी विल बी कंटिन्यूइंग इट फ्रॉम टुमारो।